उस जनता ने आपको माला पहनाई थी, जीत आप उस दिन गए थे। और उसके परिणाम में जो कुछ आपने किया, जो विश्वासघात आपने किया, आप लगातार हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। क्यों नहीं खुल के बात करते? क्या आपकी हर असफलता का एक एक आकलन कोई अगर इतिहास करेगा? ये जो जिसको विरोधी पक्ष आप कहते हैं ना, ये भी कुछ इस तरह की बात करते हैं जो आपके ही जाल में फंसने का प्रयत्न करते हैं। एमएसपी पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एमएसपी, मैं कह रहा हूं एमएसपी पर खरीदी नहीं होती 5% से ज्यादा, तो ये प्रश्न ही कुछ नहीं है। प्रश्न ये है कि इस राजा की नीयत खराब है। ये राजा अपने चंद दोस्तों को या व्यापारिक साझेदारों को हमारी भारत माता की फसल भी सौंपना चाहता है और आपको दाने दाने के लिए मोहताज करेगा ये राजा। मैं ये कहना चाहता हूं इस जनता से, आप व्यर्थ के सवाल खड़े करके व्यर्थ की बातों में इसकी उलझन में मत आइए। ये बहुत उलझी हुई चीज है और दूसरों को उलझाने वाली चीज है। ये दलदल है जिसकी बातों में आप फंसेंगे तो कीचड़ में फंसेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि ये पूछो इससे कि तेरी नीयत क्या है, चाहता क्या है। कोई प्रश्न नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है कि लोगों ने उसको किसानों के विरोध के बाद भी बिल पास कर दिया। नीयत खराब है इस आदमी की, नीयत पर प्रश्न है और जनता को इस समझ लेना चाहिए कि अब इस नीयत के अच्छी नीयत होने का कोई भी भविष्य नहीं है। ये आदमी बदनीयत हो चुका है, एकदम बदरंग हो चुका है, इसके रोम रोम में बदनीयती समाई हुई है और ये देश के हर वर्ग को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देगा। एनईपी की बात लंबी बात हो जाती है। एनईपी की बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक फंक्शन में बड़े आपने राग अलापे थे, भले ही आपने पढ़ी हो न पढ़ी हो। ये इधर की उधर की नकल कर दी। आपने कहा साहब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री खत्म, अब शिक्षा मंत्रालय होगा। ये तो पहले भी था, तो क्यों बदलना पड़ा? मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी बात कर रहा हूं। आपने एनईपी में संस्कृत भाषा के लिए या भारतीय संस्कृति के लिए जो स्पेस दिया है वो केवल लफ्फाजी है, केवल लफ्फाजी। 6 साल में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए हैं आपने? या आयुष में मंत्रालय में कितने शोध हुए हैं बताइए? आपने बताइए। उसका कारण ये नहीं है कि आपका, उसका कारण ये है कि आप इतने अज्ञानी हैं, इतने भोंदू हैं, इतने पोंगा हैं लोक भाषा में, आप जानते ही नहीं आयुर्वेद। योग के नाम पर एक बेवकूफ सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। योग तो मेरे देश की बहुत बड़ी संस्कृति है, वो तो समाधि तक जाती है। वो जो है अनुलोम विलोम ये सब, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी साधारण सी बात है। उसके ऊपर आप योग गुरु नहीं लिख सकते। लेकिन भारतीय संस्कृति का ये भी एक इतिहास है कि जो भाण पे लोग पैदा हो गए हैं, एक भाण संस्कृति भी इस देश का हिस्सा रही। अब कौन किस पर हावी है ये अलग सवाल है। आपने अगर देखा जाए तो देखिए, ये देश गांव का देश है, ये देश किसानों का देश है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपने तो स्मार्ट सिटी बनाई थी, एक भी नहीं बन पाया। क्योंकि स्मार्ट सिटी की आपकी नकल्पना है, परिकल्पना है, सुना है कहीं बाहर से। आपने इस देश को एक लुभावना नारा दे दिया स्मार्ट सिटी। बताइए, आपने बनारस को भी स्मार्ट सिटी बनाया हो, उसके नाम पर पुरानी संस्कृति और उजाड़ के रख दी, जो घाट वगैरह थे। तो खैर उस पर हम नहीं जाते, क्योंकि फिर उलझ जाएंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये देश गांव की संस्कृति है। मुझे बहुत अच्छी तरह बहस करके, इस पर बहस होनी चाहिए, जनता के बीच में होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह बता दीजिए कि एनईपी में गांव की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। और समझ लीजिएगा, हम तो कहते हैं कि एजुकेशन का जो उद्देश्य है शिक्षा का, वो मानवता का समग्र विकास है। यानी मानव के गुणों का समग्र विकास हमारी शिक्षा का लक्ष्य है। गुरुकुलों की पद्धति को या उस वक्त के ऋषि कुलों की पद्धति में रोजगार कहीं नहीं था, कोई बात ही कुछ नहीं थी। सब भारत माँ देती थी, कृषि देती थी, या राजा लोग अपनी आमदनी का हिस्सा भेजते थे, शिक्षा होती थी। तो उस शिक्षा का केवल एक ही मतलब था
कि हम संपूर्ण गुणों का विकास करें। और आज जो भी भारतीय संस्कृति के फलक हैं हमारे पास, परिणाम है, तमाम उन ऋषियों की, मनीषियों की अपनी एक चिंतन शैली की देन है। वो एक अलग बात है कि आपने उसको दुकानदारी का या विकृत करके कुछ और बना दिया हो, क्योंकि अज्ञानी इससे ज्यादा कर नहीं सकता। ये लाल बुजक्कड़ जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं सकते। भारतीय मनुष्यों की संस्कृति तो बड़ी गजब की संस्कृति है, मानव के संपूर्ण विकास की कल्पना ही नहीं करती, मानव को संपूर्ण विकास पर ले जाके खड़ा कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो एनईपी है, क्या दिया उसने, बता दीजिए जरा गांव को, अच्छी तरह बता दीजिए। ये जो व्यर्थ की बातें हैं ना कि उसके पास अपने सब्जेक्ट, अपने विषय चुनने का अधिकार होगा, ये केवल शहरी बातें हैं, बेवकूफी की बातें हैं। क्या मिलेगा गांव के आदमी को, बताइए। और आज तक, अभी तक जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले या ऋषिकुलों में पढ़ने वाले लोग हैं, वो ठीक है, उनके रोजगार के लिए कुछ विश्वविद्यालय बना दिए, शोधार्थियों के नाम पर कुछ स्कॉलरशिप दे दी, लेकिन सच्चाई क्या है? हम उस मूल उत्स पर, जो भारतीय संस्कृति का मूल उत्स है, क्या हम पहुंच पाए हैं? और क्या एनईपी में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो ढिंढोरा पीटते हो, इसमें क्या है उसके लिए बताइए। ये शब्द देने से काम चल जाएगा? पैसे हैं नहीं, आवंटन पैसे का आप करेंगे नहीं, तो कौन से महल, ख्याली महल बना रहे हैं आप? जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उनके लिए अभी तक आपने क्या किया और कितने शोधार्थी निकले, और किन्होंने मैक्स मूलर की तरह अपनी संस्कृति को किस तरीके से उज्ज्वलता के शिखर पे पहुंचाए, बताओ जरा। और क्या आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप एक अच्छे ठग हैं। ऐसे ठग होते थे ना, कुछ बंजारे ठग हुआ करते थे, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा। गुजरात में एक सिस्टम था, जाना, गुजरात के कहलाते हो ना आप, तो गुजरात वतन है ना, नहीं जानते, गुजरात की संस्कृति भी नहीं जानते। आप आशाराम को जान सकते हैं क्योंकि वो आपकी संस्कृति से मिलता जुलता है, लेकिन आप वहां के जो वास्तविक लोग थे, उनसे आपका कोई परिचय हो नहीं सकता, परिचय का कारण भी नहीं। और कभी भी सज्जनों की श्रेणी में दुष्ट को जाना भी नहीं चाहिए। शुक्र है हम उनका नाम भी ले लेना चाहेंगे, लेकिन गांधी का नाम तो हम बार बार लेते हैं। तो गुजरात में एक जाति थी, जरायम पेशा, अपराध वृत्ति की एक जाति थी। वो लोगों को लूटती थी। यहां तक ठीक था, बहुत से लोग कहते थे अच्छा भैया ठीक है, जो हमारे पास माल है आपने ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो लोग क्या कहते थे मालूम है? कि ना, हमारा धर्म ये नहीं कहता, हम हराम की नहीं खाते। समझ लेना बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। वो कौम ये कहती थी कि ना, लूट लिया यहां तक थोड़ी है, लेकिन हम हराम का थोड़ी खाते हैं। हम आपको जब तक जान से नहीं मार देंगे, हमारा धर्म पूरा नहीं होगा। तो हे राजन, हे द्वारका के लोग, हे गुजरात के लोग, क्या इसी वृत्ति से पैदा हुआ है? तो क्या यही वृत्ति है कि लूट लिया यहां तक सब ठीक है, फिर कमा लेंगे, जी लेंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे? लेकिन भैया तो उस अपराध, उस जराइम पेशा वृत्ति का आदमी है कि नहीं, जब तक मार नहीं लूंगा तब तक मेरा धर्म पूरा नहीं होगा, मैं हराम का नहीं खाना चाहता। कौन सी वृत्ति है भाई? ये ऐसा है, आप गुजरात में देख लेना, इस तरह की एक कल्चर रही है। वो तो भला हो कुछ उस समय की शासन व्यवस्थाओं का, जिन्होंने ये सब खत्म किया, और अभी तक पूरा खत्म हो गया हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि क्या इस वृत्ति के परिचायक है? क्या आप संतुष्ट नहीं है अब तक? जो भी पाप किए हैं आपने, गुनाह किए, उनसे जनता कहां आ गई है? आप संतुष्ट नहीं है? आप उसकी छाती पर पैर रख के जिएंगे क्या? जो अंतिम चीज बची थी, जो लहलहाती खेती, ये प्रकृति की अपार संपदा जो मेरा उदर पोषण करती है, ये तेरे 5 सेर के अनाज पर जिंदा रहेगी क्या? और वह भी 5 सेर अनाज इसलिए कि तुझे सत्ता सौंप दी है। कौन सा खेल है ये? ठग हमारा शासन कर रहा है, और ठगी के जरिए कर रहा है, और ठग ने अपने सिपह सालार पैदा किए हुए हैं, जो विद्वान भी कहलाते हैं, जो प्रवक्ता भी कहलाते हैं। ठगों के प्रवक्ता हैं, ठगी के प्रवक्ता हैं, कपट के हैं, छल के हैं, कुटिलता के हैं ये प्रवक्ता। जो बताइए
इस ठग की हर मनोवृत्ति को चित्रण इस तरह करते हैं जैसे कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो। मुश्किल बात हो गई है, मुश्किल बात हो गई है। मैं 5 पाप और डिटेल से बात कर सकता हूं, लेकिन कोई बात करने वाला हो। ये जो 10-10, 20-20 मिनट की बातें होती हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अपने अपने इमोशंस का इजहार है। मैं उनको बात कहूंगा, वो मुझे कुछ और कहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? और वस्तु स्थिति ये है, और नतीजन है, ये परिणाम है, इसके आगे कोई परिणाम की आवश्यकता, निर्विवाद है ये कि राजा की नीयत खराब है। राजा की नीयत में वायरस लग चुका है, राजा की नीयत करप्ट है। इतना है। इसलिए अब जनता को सोचने की क्या जरूरत है? बहस क्यों कर रहे हो आप? किस बात की बहस? या तो सरेंडर कर दो, ठग के आगे सरेंडर कर दो। लेकिन ठग की दिक्कत यह है कि वो केवल इस बात से नहीं मान रहा कि मैंने सरेंडर कर दिया और तुमको वोट दे के तुमको राजा बना दिया। वो तो ये कहता है कि तुमको मारने का पूरा प्रयास है मेरा, क्योंकि 10 लोगों को मुझे आपकी छाती पर खड़ा करना है। और इसलिए नहीं कि वो मैं साझेदार हूं उसका, मैं व्यापारी हूं, मैं वणिक हूं, मैं वणिक हूं, मैं विक्रेता हूं। चाय विक्रेता मेरी संस्कृति रही है, विक्रेता हूं मैं। और विक्रेता जो होता है, जो केवल बेचने का काम करता है, वो हवा पानी भी बेच देगा, इस देश की सारी संपदा को किनारे लगा देगा। बताइए आप, रूस से रक्षा मंत्री क्या लेके आए? छोटी बात है, लेकिन बता देता हूं कि आपकी पॉलिसीज क्या है। आप कितने असहाय हैं, मतलब क्या कहें, आप कितने असहाय हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, रूस से लेके करके आए। आपने कहा, रूस ने कहा कि हमारी वैक्सीन आपको बेचनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। भाषा कोई भी रही हो, चूंकि जो व्यापार की भाषा हो तो बड़ी शालीन होती है। जब बैंक से आप लोन लेते हैं ना, तो कम से कम 18 पेजों पर साइन कराए जाते हैं, जिनको क्या अंदर होता है मतलब नहीं है। इसी तरीके से होता है, तमामी व्यापार इसी तरह चल रहा है। आपका स्वागत इस तरह किया जाएगा जैसे कि आपके सम्मान में हमने तमाम लोटपोट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस ने क्या किया? रूस हमारा मित्र रहा है और आज भी मित्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका आपका ज्यादा मित्र हो वो मुझे पता नहीं, रूस हमारा मित्र रहा है और उसने संकट के दिनों में हमारी बड़ी मदद की। ये इतिहास भी जानता है। नई पीढ़ी को आप कैसे भी दिग्भ्रमित कर दें, वो अलग कहानी है। लेकिन रूस से लेकर के आए रक्षा मंत्री वैक्सीन, और जनता को लुभाने के लिए वैक्सीन की ट्रायल हमारे यहाँ होगी, यानी सबसे पहले हम मरेंगे, उसके बाद दुनिया मरती रहेगी। क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी मरना बहुत चाहता है, और मरने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर कहता है, किसी को मारने के बाद कहता है कि तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या कहें ठग, क्या कहें। ये बात हो सकती है, जकरबर्ग को लिखता है वो कि भाई हमारे उसको लोग ठग कहते हैं। क्या कहें, कोई उपयुक्त शब्द भी तो नहीं है आपके पास। क्या कहें आपको क्या कहें। आपको साधु तो नहीं कहा जा सकता। साधु कहेंगे तो दुनिया को मजाक लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, आप मजाक कर रहे हैं क्या। फिर आप कहेंगे व्यंग्यात्मक, कुछ और बात कहेंगे। तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे ठग, अच्छे ठग, कुशल ठग। आप में पूरी कलाएं हैं ठगी की, जितनी भी ठगी की कलाएं हो सकती हैं, और बार प्रतिबार ये सब आप जानते हैं। जनता को कभी भी दिग्भ्रमित कर सकते हैं। जनता भोली है, केवल यही दोष है जनता का, भोली है, भावनाओं में जल्दी आती है, और आप भावनाओं को भुना न जानते हैं। बस दिस इज द ओनली थिंग यू हैव गॉट। आपके पास केवल यही एक वस्तु है जो कि जनता को आप भावनाओं में। लेकिन अब ये समझ में आना चाहिए, जनता की समझ में आना चाहिए। मैं आपके हवाले से कहता हूं, जनता की समझ में आना चाहिए कि ये जिस संस्कृति की बात करते हैं उससे ठीक उलट है ये लोग। क्योंकि इनकी कोई संस्कृति नहीं है, कपट की संस्कृति है, जैसे तैसे। और जनता को साधुवाद है कि आपने ट्रायल कर लिया, और आपने 60 साल क्यों दूसरे को आने दिया। इनकी ट्रायल कर लेते तो एक अच्छा भविष्य होता। चूंकि जनता भी बढ़ गई, विकास भी बढ़ गया इस देश में, जो कुछ भी विकास के आयाम थे उनको भी हमने छू लिया। 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था थी, अब क्या होगा वो एक अलग बात है। तो जनता ने ट्रायल कर लिया आपका,
और एक बार नहीं 2 बार ट्रायल कर लिया है, तीसरी बार नहीं करेगी, पक्की बात बताता हूँ। क्योंकि ट्रायल हो नहीं सकती, जनता चाहे तो भी ट्रायल नहीं हो सकती। अब ट्रायल नहीं है, नो ट्रायल, अंत है, घड़ा भर चुका है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रायश्चित का, कन्फेशन का, तौबा का एक प्रावधान है। पूछते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति पूछती है, न्याय की संस्कृति पूछती है कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा में ये इच्छा तो नहीं शरीक की जा सकती कि आप सारी जनता को धराशायी करते हैं, उसके जीवंत प्राण को आप छीन लें, आप रोज उसे क्लेश प्रदान करें, रोज उसे सड़क पे आना पड़े, उसको रोज भयभीत होना पड़े कि रोजगार का क्या होगा, कृषि का क्या होगा, मेरे साधनों का क्या होगा, मेरे अस्तित्व को क्या होगा। आपने एक निरंतर भय पैदा किया है, आतंक पैदा किया है, और उस आतंक को परिभाषित करने का भाटों को काम दिया है। मीडिया का सहोदर है, और ये शक है और विश्वास भी है कि कई मीडिया के मालिक ही आप हैं। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि आप एक व्यापारी हैं, आप शासक नहीं हो सकते, प्रजातंत्र के प्रहरी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता है कभी कि प्रजा को आप ध्वस्त करके वो पॉलिसीज बनाएं जो कि व्यापारी बनाता है। और व्यापारी का अर्थ ये नहीं है कि व्यापारी कोई शब्द गलत नहीं है, व्यापार का मतलब है एक शुभ व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि ये तो व्यापार तो है ही। लेकिन आप जिस तरह का एकाधिकार, मोनोपोली, और जो चीज बची थी, मुझे बताइए, लोहा, कोयला, अबरक, मैगजीन, नाम याद करूं, बताऊं आपको इस देश की संपदा क्या क्या है, आप एक का भी नाम नहीं गिना सकते। आपको तो सीधी सीधी बात है कि गोवा में सरकार बनेगी तो आयरन ओर के आधार पे बनेगी, कर्नाटक में सरकार बनेगी तो आयरन ओर के आधार पे। जनता नहीं समझ पा रही है आयरन ओर होता क्या है। ये देश की हजारों वर्षों की जो संपदा है ना नीचे, जिसको कोयला कहते हैं या लोहा कहते हैं या आयरन और लोहे की चूरा कहते हैं, मेरे भाई ये तमाम इस सरकार ने बेच खाया है, जनता समझ ले। यानी हजारों साल में जो पली पुसी संपदा थी, उसको इस तथाकथित शासक ने, राजा ने खा लिया, खत्म कर दिया। और अब ये व्यापार ही करेगा। छोड़ दो इसको, कह दो व्यापार कर, देखते हैं, व्यापार में भी कंपटीशन है। इस वक्त जिन व्यापारियों की तो मदद कर रहा है, वो व्यापारी भी अगर तेरे कंपटीशन में आ जाएंगे व्यापार में, तो तू हार जाएगा। क्योंकि जो तुझे मौका मिला था उसमें तू हार गया, अपने आप में हार गया, कोई शक नहीं है। बोलता रहे एमएसपी और ये और वो, हमने किसानों के दरवाजे खोल दिए। अरे भूखे आदमी को तूने कह दिया कि पहाड़ पर चढ़ने की तुझे स्वतंत्रता है, क्या कहना चाहता है तू? गजब के तर्क हैं आपके पास है? 1 एकड़ जमीन नहीं है, 5 एकड़ जमीन नहीं है। ये मंडियों की व्यवस्था इसलिए की गई थी, उसमें भले ही करप्शन हो, उस करप्शन को तो दूर कर, तू मंडी खत्म कर देगा। रोगी का रोग खत्म करने के बजाय तू रोगी को ही खत्म कर देगा और वेंटिलेटर पर ले जाके खत्म कर देगा। कहेगा मैंने तो वेंटिलेटर्स पर ले जाए, तो तू अजीब सा ठग है, समझ में नहीं आता। तो ये स्वीकार करो, जनता स्वीकार कर ले कि ये राजा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता, एक व्यापारी है ये। अब आपने उसकी नब्ज पहचान ली, बात खत्म हो गई। जो आपके पास अंतिम चीज बची थी उसको भी इसने अपनी पॉलिसीज और अपने संख्या बल के आधार पर और जबरदस्ती बिना किसी से पूछे ताछे बिल पास हो गई। ये जो कर्तव्य की, जिस कोरोना और कर्तव्य की बात अपने सांसदों से कर रहा था, ये सांसद मतलब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे खिलाफ बिल पेश करने आए थे, कर चिल्लाते रहो, क्योंकि प्रजातंत्र की तारीफ है, संख्या बल है। देखना सिर्फ ये पड़ेगा, इन शब्दों पर बहस नहीं हो सकती। बहस केवल एक है, और बहस का कोई कारण भी नहीं है। बहस केवल एक है कि ये व्यक्ति बदनीयत है, व्यापारी हो गया है, आपसे उसको कोई स्नेह नहीं है, आपसे जितनी भी मधुर बातें करेगा ये इसे ठगी का ही प्रपंच है। लेकिन अब हम उदाहरण कितने भी दे लें, मगर जाल में फंस गया तो खुद वो तो ठीक है, लेकिन कितने लोगों का नुकसान करके ये व्यक्ति जाएगा, समझ लेना चाहिए।
इसलिए मैं रोज नमस्कार करता हूं। बुरे ग्रहों को नमस्कार करने का प्रावधान है। रोज इस व्यक्ति के, हर व्यक्ति को, आज की भी मैंने इसकी ठगी कुटिलता को नमस्कार किया है। बड़ी अच्छी बात है भाई, जाओ तो सही यार, प्रणाम करते हैं, जाओ। सिया राम में सब दिख जाए, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। नियत पहचानो, नियत। सारी ताकत लगा दो इस आदमी की नियत पहचानने में, और नियत के लिए कुछ ज्यादा जाना नहीं, 6 साल के इसके कार्यकलापों पर चले जाओ, मालूम पड़ जाएगा नियत। बहुत से लोग आपको रोशनी भी देते हैं, आप उनकी नहीं सुनते, वो एक अलग बात है। बहुत से लोग रोशनी देते हैं, आंकड़ों के माध्यम से ही रोशनी देते हैं कि ये कल क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है। आंकड़ों के माध्यम, इन्हीं के आंकड़ों के माध्यम से, सरकार के आंकड़ों के माध्यम से बहुत से लोग आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि आदमी बदनियत है, नियत इसके खराब है। चुनाव के वक्त इसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं। एक तरफ इसका ठगी का पंख है, दूसरी तरफ अभिमान का पंख है। ये दोनों पंख मिलके ये उड़ान नहीं है, ये जनता को खाने का प्रावधान है। गिद्ध है, ये गिद्ध है, शिकारी है। ये बीड़ा बजा के हिरण का शिकार करता है, बीड़ा बजा के। जो हिरण की कमी है, हिरण की कमी है कि वो बेचारा संगीत सुनना चाहता है, और ये ठग बीड़ा बजा के हिरण का शिकार करता है। तो हे भोले प्राणियों, इस शिकारी को पहचानो, ठग की बदनीति को पहचानो। इसे कितने भी उदाहरण दे देना आप, कितनी भी भारतीय संस्कृति का हवाला दे देना, ये व्यापारी है, और व्यापारी का धर्म कुछ और होता है, और ऐसे व्यापारी का धर्म अधर्म ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं, नियत पहचानो, खाली नियत। इन बहसों पर जो सवेरे शाम तक होती है, इन पर मत जाओ। इस 6 साल के कार्यकलापों से एक नतीजा निकालो कि ये बदनियत है, और क्यों है इस पर जाने की जरूरत नहीं है, सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है। मैंने 5 बातें गिनाई, 5 फिर गिना कि एनईपी क्या होती है, नेशनल एजुकेशन। सारे गांव का इसने सर्वनाश कर दिया शिक्षा के नाम पर। एनईपी को खूब पढ़ के देख लेना। ये जो शब्द देते हैं ना, भारतीय संस्कृति, अरे भारतीय संस्कृति कोई आज की संस्कृति है? ये गीता प्रेस गोरखपुर को आज की है क्या, मुझे बताओ आप। अरे भाई, गीता प्रेस गोरखपुर के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, वो नेहरू के पास गए थे कि हमारे पास, उस वक्त हमारे पास कागज नहीं था, इतना कागज नहीं था, तो उन्होंने कहा हमें अपनी भारतीय संस्कृति के इन तमाम शास्त्रों को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए कागज की जरूरत, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। कागज का अलॉटमेंट कर दिया था उसने। आप पर कोई भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई हो सकता है? बड़ी उज्जवल संस्कृति है, कोई शक नहीं है इसमें। संस्कृति के लिए कौन मना करेगा? हनुमान प्रसाद पोद्दार ने काम किया, सारे शास्त्रों को आपके सामने ला के रख दिया। जो भी हमारी स्मृति की ब्राह्मण ग्रंथ से जो कुछ आपके सामने है, आप गीता प्रेस गोरखपुर चले जाइए, सब मिल जाएगा। व्याख्याएं उसके अलग अलग हो सकती हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन उन्होंने तो ज्यों का त्यों छाप दिया उसको। आप व्याख्याएं कर लो। ये कब हुआ था भैया? सन 52 की बात है। ये कोई ऐसा नहीं है। ये आदमी तो केवल और केवल क्योंकि आपको जानता है कि आप धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अपनी संस्कृति के लिए उपासक हैं, उसका नाम लेके ये ठग है। मैं संस्कृति बेचता हूं, लेकिन आपका सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा, ये बता देता हूं आपको। इसमें अब कोई बहस की नहीं साहब, ऐसा और कोई बहस हो ही नहीं सकती। नियत सामने आ गई है, बदनियत है, ठग है, और मैं इसकी ठगी को नमस्कार करता हूं केवल इसलिए, हे प्रभु अब तो क्षमा करो, देश के अंतिम आदमी को भी आपने ठग लिया, अब क्या बचा है? लेकिन एक आशा मुझे है कि अभी इस देश का गया कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं गया है। अब व्यवस्थित कर दिया, क्रम बिगाड़ दिया, आसन से शीर्षासन लगा दिया, कोई आसन लगाना था कुछ लगा दिया। योग गुरु है ये, बताइए आप कितने डेज नहीं हुआ। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, ठीक है? बदनीयत सामने आ गई है, उसको पहचानने की कोशिश करो। बहुत से शब्द, बहुत से तालियां, बहुत से झंझावात, बहुत से इवेंट्स लाके जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगा ये ठग। बचो, इसमें ही भलाई है आपकी, बचो। और प्रतिवाद करो तो फिर प्रतिवाद करो, इसके शब्दों की लफाजी में मत आना। प्रतिवाद करना है तो करना है, सड़क पे आना है तो आना है,
गांधी के साथ हजारों, गांधी ने केवल एक ही बात की थी, निर्भय बन जाओ, शासक को उखाड़ दूंगा, और उखाड़ दिया। ये जो प्रवक्ता बकवास करते हैं ना सवेरे शाम तक कि चरखा बरखा, कभी इन पर बहस करना क्या है चरखा, तो हम बताएंगे आपको। चरखा, चरखे में एक चक्र भी होता है। हजारों लोग अपनी कताई का, इवन मुरारजी देसाई से लेकर अभी तक हजारों लोग अभी तक केवल अपने काते हुए से ही कपड़ा। ये भारतीय संस्कृति का नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का जड़ है। ये जो लाठी डंडा, ये घुटंडे, ये निक्कर, ये व्यर्थ की बातें, इनसे नहीं देश आजाद हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि चंद लोगों के शरीर पर चर्बी चढ़ गई, इतना है। क्योंकि क्या होता क्या है कि जब आप संपन्न होते हैं तो आपके आसपास पलने वाले कुत्ते, जीव जंतु भी पोषण कर लेते हैं। ऐसा हुआ, लेकिन अब राज भी उनका हो जाएगा, ये थोड़ा सोचने का विषय है। ठग से बचो, ठग को नमस्कार करो, ठग के हाथ जोड़ो, लेकिन बचो, ठगे जाओगे। जय सिया राम।